नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्याय 11 की जो अंतिम एमसीक्यू क्लासेस शेष रह गई थी उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार किस धारा में है? ऑप्शन हो जाएंगे धारा 183, ऑप्शन बी धारा 184, ऑप्शन सी धारा 185, ऑप्शन डी धारा 186। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 184। अगला प्रश्न है, किन किन मामलों में भूमिगत मार्ग उपलब्ध कराए जाएंगे? ऑप्शन ए जल विद्युत गैस प्रदाय, ऑप्शन बी भूमिगत रेलवे प्रणाली, ऑप्शन सी दूर संचार सुविधाएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब हम धारा 184 की बात करें तो इस धारा के अंदर भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग के अधिकार के बारे में बताया गया है। इस धारा में यह बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा या किसी कानूनी निकाय के द्वारा या विधियों के अधीन किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा लोक उपयोगिताओं के विषय में यदि भूमिगत मार्ग की अपेक्षा की जाती है तो नगरपालिका भूमिगत मार्ग की मंजूरी दे सकेगी। और वह लोक उपयोगिता के विषय क्या क्या हो सकते हैं? तो जल विद्युत गैस इत्यादि की सप्लाई यदि अंडरग्राउंड होनी है तो उसके लिए भूमिगत मार्ग उपलब्ध कराया जा सकता है। उसी प्रकार जल निकास, मल निकास इत्यादि के लिए भूमिगत रेलवे प्रणाली आपने देखा होगा कई बार बेसमेंट में, अर्थात जमीन के नीचे जो रेलवे स्टेशन इत्यादि होते हैं उनके लिए भी नगरपालिका से मंजूरी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार शॉपिंग प्लाजा, सबवे, पैदल मार्ग जो भूमिगत रूप से बनाए जाएंगे उनके लिए नगरपालिका से मंजूरी का प्रावधान है। और आगे इस धारा में यह भी बताया गया है कि नगरपालिका इन लोक उपयोगिताओं के विषय में अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति को या जो भी निकाय इन सभी का निर्माण करने वाला है उसको परमिशन दे सकेगी और साथ में ही इस प्रकार से भूमिगत मार्ग का जो उपयोग किया जाएगा उसके लिए फीस या प्रभारों को भी ग्रहण करेगी। आगे इस धारा में एक पॉइंट यह दिया गया है कि जो भी व्यक्ति या अनुज्ञप्तिधारी या जो भी निकाय इन भूमिगत मार्गों का निर्माण करने वाला है वह नगरपालिका को के नक्शे इत्यादि नगरपालिका को उपलब्ध कराएगा। यह धारा 184 के अंदर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, धारा 185 के अधीन भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शों का संधारण कौन करवाएगा? ऑप्शन ए मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन बी नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्य नगरपालिका अधिकारी। धारा 185 के अंदर भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे संधारण करने की बात कही गई है। इस धारा में यह बताया गया है कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो भूमिगत मार्ग के नक्शों का संधारण अधिनियम में विहित रीति के हिसाब से करवाएगा। वह जितने भी नगरपालिका क्षेत्र में जितने भी मैन होल हैं, गैस पाइपलाइन है, जल निकासी के जो भी भूमिगत मार्ग हैं उन सभी के नक्शों को संधारित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी गोपनीयता बनी रहे। यह धारा 185 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 186 के अधीन राज्य सरकार से संबंधित मार्ग जो नगरपालिका से गुजरते हैं के रखरखाव का जिम्मा होगा? ऑप्शन ए नगरपालिका, ऑप्शन बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सरकार। अब हम धारा 186 की बात करें तो इसके अंदर यह दिया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध। इस धारा के अंदर यह बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी मार्ग है जो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में निहित है, हो सकता है वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो या राज्य राजमार्ग हो या अन्य कोई मार्ग जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन है। तो ऐसा मार्ग जब नगरपालिका क्षेत्र से गुजरता है तो उस मार्ग पर कोई भी कार्य के लिए नगरपालिका मंजूरी नहीं दे सकती है। उस मार्ग पर कोई कार्य यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए मंजूरी की आवश्यकता, यदि वह राज्य सरकार का रोड है या राज्य सरकार के अधीन है तो राज्य सरकार से, और यदि वह मार्ग केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार से मंजूरी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक उपबंध ऐसा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाहे तो नगरपालिका को कुछ शक्तियों का प्रयोग करने की छूट दे सकती है। यानी कि अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मार्ग के संबंध में
कुछ शक्तियों का प्रयोग करने की अपेक्षा नगरपालिका से कर सकती है। आगे इस धारा में एक पॉइंट यह भी दिया गया है कि राज्य सरकार में निहित कोई मार्ग यदि नगरपालिका क्षेत्र से गुजरता है तो नगरपालिका उसके संबंध में अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा और अतिक्रमण हटाने के लिए नियंत्रण कर सकती है, और इसके अलावा उस मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होगी यदि वो मार्ग राज्य सरकार के अधीन है तो यह धारा 186 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 187 के अधीन त्योहारों व उत्सवों पर सार्वजनिक मार्ग पर अस्थायी निर्माण की अनुज्ञा मंजूर करेगा। ऑप्शन ए नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन सी नगरपालिका सदस्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला प्रश्न है, धारा 187 के अधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी किस से परामर्श के बाद अस्थायी निर्माण की अनुज्ञा देगा। ऑप्शन ए नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन बी यातायात प्रभारी पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यातायात प्रभारी पुलिस अधिकारी। अब हम धारा 187 की बात करें तो धारा 187 के अंदर उत्सवों व त्योहार के समय सार्वजनिक मार्ग पर अस्थायी निर्माण की मंजूरी के बारे में बताया गया है। इस धारा में यह बताया गया है कि जब उत्सवों और त्योहार का समय आता है तो उस समय सार्वजनिक मार्ग पर जो अस्थायी निर्माण करना चाहते हैं कोई व्यक्ति, जैसे पांडाल लगा सकते हैं, कोई बूथ लगा सकते हैं या अन्य किसी प्रकार का अस्थायी निर्माण करना चाहते हैं, तो इसके लिए वह मंजूरी लेने के लिए अनुज्ञा पत्र भरेंगे और अनुज्ञा पत्र के साथ साथ वह उस समय का वर्णन करेंगे या उस कालावधि को बताएंगे जिस समय के लिए अस्थायी निर्माण करना है, और इसके लिए वह जो नगरपालिका के द्वारा जो फीसें निर्धारित की गई हैं उस फीस का भी संदाय करेंगे। अर्थात यदि कोई व्यक्ति त्योहार व उत्सवों के समय अस्थायी निर्माण करना चाहता है सार्वजनिक मार्ग पर तो उसको फीस भी देनी होगी, और इसके बाद जब आवेदन करेंगे तो उसके बाद जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वह इसकी परमिशन व्यक्ति को देगा। तो आप याद रखिएगा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा ही सार्वजनिक मार्ग पर अस्थायी निर्माण की परमिशन दी जाती है। आगे हमने पढ़ा कि इस धारा में एक पॉइंट यह भी दिया गया है कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वह ऐसी परमिशन देने से पूर्व यातायात प्रभारी पुलिस अधिकारी से भी परामर्श अवश्य करेगा, उससे परामर्श के बिना वह परमिशन नहीं देगा। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि यातायात में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए जो यातायात प्रभारी है उससे परामर्श करना आवश्यक है। यह धारा 187 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 188 के अधीन मार्ग, नाली, परिसर सन्निर्माण के पूर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी सावधानियां बरतेगा। ऑप्शन ए बाड़ लगवाएगा, ऑप्शन बी यातायात पूर्णतः या भागता बंद करवाएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अब हम धारा 188 की बात करें तो इसके अंदर दिया गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी भी मार्ग, नाली या परिसर के सन्निर्माण से पूर्व सावधानियां बरतेगा। तो वह क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं? तो मान लीजिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी मार्ग पर या किसी भवन पर निर्माण कार्य करवा रहा है या मरम्मत का कार्य करवा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह सबसे पहले बाड़ लगवाएगा या घेराबंदी करेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो और कोई वाहन इत्यादि गुजर रहा है तो उसको जानकारी प्राप्त हो सके कि कार्य चल रहा है। आगे इस धारा में यह भी बताया गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी यदि किसी मार्ग पर कार्य चल रहा है तो उस जगह के यातायात को बंद भी कर सकता है या फिर आंशिक रूप से भी बंद कर सकता है, और यातायात को किसी दूसरी दिशा में डाइवर्ट भी किया जा सकता है। यह भी इस धारा के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिना अनुज्ञा मार्ग में काष्ठ जमा ना करने व गड्ढे ना खोदने का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 186, ऑप्शन बी धारा 187, ऑप्शन सी धारा 188, ऑप्शन डी धारा 189। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 189। धारा 189 की बात करें तो इसके अंदर किसी भी मार्ग पर गड्ढे ना खोदने और काष्ठ ना जमा करने के बारे में प्रावधान है। इस धारा के अंदर यह दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी मार्ग पर ना तो गड्ढे खोदेगा और ना ही किसी प्रकार की निर्माण सामग्री सड़क पर या मार्ग पर रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है तो उसके लिए उसे नगर पालिका से मंजूरी लेनी पड़ेगी,
और जब व्यक्ति नगर पालिका से इस प्रकार की मंजूरी ले लेता है तो वह उस कार्य हेतु बाड़ इत्यादि लगवाएगा, अर्थात यदि उसने कोई निर्माण सामग्री सड़क पर रख रखी है या सड़क पर गड्ढा खोद रखा है तो उसकी घेराबंदी करवाएगा और रात्रि में प्रॉपर रोशनी की व्यवस्था करेगा जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आगे इस धारा में एक पॉइंट यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस पर मिनिमम 1000 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाएगी। ये धारा 189 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये धाराएं आपको समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है, धारा 190 के अधीन सामान्यतः फुटपाथ की चौड़ाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 1.5 मीटर, ऑप्शन सी 2 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5 मीटर। अगला प्रश्न है, फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई किसके द्वारा पुनरीक्षित की जाएगी? ऑप्शन ए नगरपालिका समिति, ऑप्शन बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन सी भवन अनुज्ञा व संक्रम समिति, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भवन अनुज्ञा व संक्रम समिति। अब हम धारा 190 के बारे में बात करें। धारा 190 में फुटपाथों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। इस धारा में यह बताया गया है कि नगर पालिका युक्त समय में संसाधनों के अधीन रहते हुए सार्वजनिक मार्गों के दोनों तरफ फुटपाथों का निर्माण करवाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि फुटपाथ बनाए गए हैं या नहीं और किस चौड़ाई के बनाए गए हैं। आगे इस धारा में यह दिया गया है कि भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति फुटपाथों की चौड़ाई के संदर्भ में विनिर्दिष्ट करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी फुटपाथ की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होनी ही चाहिए। आगे इस धारा में एक अपवाद समझिए या नोट डाल के यह पॉइंट दिया गया है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न मार्गों पर आवश्यकता के अनुसार फुटपाथों की चौड़ाई विनिर्दिष्ट की जाएगी। अर्थात सामान्यतः तो चौड़ाई 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए फुटपाथ की, लेकिन यदि किसी स्थान विशेष पर यातायात अधिक रहता है और वहां जगह कम है तो ऐसी स्थिति में फुटपाथ की चौड़ाई कम या ज्यादा भी की जा सकती है। आगे इस धारा में यह बताया गया है कि फुटपाथ की चौड़ाई है उनको पुनरीक्षित अर्थात उनको रिव्यू करने का जो अधिकार है वह भवन अनुज्ञा व संक्रम समिति के पास होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। जो आगे की 3 धाराएं हैं उनसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम थी तो हमने सभी धाराओं को एक साथ एक ही प्रश्न में शामिल कर लिया है। अब आप देखिए इस प्रश्न को, इस तरफ धारा और इस तरफ प्रावधान दिए गए हैं। धारा 191 में मार्गों के कोने पर भवन, धारा 192 सेकंड पॉइंट बहिर्गत भवनों को पीछे करना और धारा 193 और तीसरा पॉइंट है भवनों की सतह। अब इस धारा में यदि हम इनको सम्मिलित करें तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए A1 B2 C3 अर्थात ये सुमेलित हैं। हम धारा 191 की बात करें तो इसके अंदर मार्गों के कोनों पर भवन के बारे में प्रावधान है। इस धारा में यह दिया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र में किसी सड़क के कोने पर या गली के कोने पर कोई भवन उपस्थित है तो नगरपालिका उस भवन से संबंधित ऊंचाई, घुमावदार और गुंबदाकार इत्यादि के संबंध में अपेक्षा कर सकती है और नगरपालिका चाहे तो लोक सुविधा के तहत उस भवन के स्थल को भी अर्जित कर सकती है और ऐसी भूमि या कोने की जो भवन का हिस्सा जो अर्जित किया जाएगा नगरपालिका के द्वारा उसका प्रतिकर नगरपालिका को उस स्वामी को संदाय करना होगा। यह धारा 191 में दिया गया है। अब हम अगली धारा देखें। धारा 192 को यदि हम समझने का प्रयास करें तो इस धारा के अंदर यह बताया गया है कि जो नियमित लाइन है जो सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर बनाई जाती है, यदि किसी भवन का हिस्सा उस नियमित लाइन के भीतर आ रहा है या फिर उसका कोई भी हिस्सा गिरकर या टूटकर नियमित लाइन के अंदर आ रहा है तो नगरपालिका लिखित नोटिस देकर अपेक्षा कर सकेगी कि उस बाहर आने वाले भाग को जो नियमित लाइन के अंदर आ रहा है उसको हटा दिया जाए, या फिर ऐसे भवन का यदि पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा हो तो उस समय नगरपालिका नियमित लाइन से पीछे हटाने के लिए अपेक्षा कर सकेगी। और इस प्रकार भवन को पीछे हटाए जाने से या भवन के उस हिस्से को पीछे हटाए जाने से जो भी जगह नगरपालिका को प्राप्त होगी वह सार्वजनिक मार्ग में शामिल कर ली जाएगी और वह जगह नगरपालिका में निहित होगी। आगे इस धारा में यह पॉइंट दिया गया है कि सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर यदि कोई खुली जमीन या घिरी हुई जमीन है या चबूतरा, बरामदा इत्यादि भी हो सकता है
जो नगर पालिका का नहीं है, अर्थात नगर पालिका में निहित नहीं है, लेकिन वह नियमित लाइन के भीतर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस जगह के भूमि के स्वामी को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर उस भूमि को या बरामदे, चबूतरा इत्यादि को अर्जित कर सकेगी और ऐसे अर्जन के लिए वह उस स्वामी को प्रतिकर भी संदाय करेगी। तो यह धारा 192 के अंदर दिया गया है। अब हम बात करें धारा 193 की, जिसमें भवनों की सतह के संबंध में प्रावधान है। इस धारा में यह दिया गया है कि किसी भी भवन की सतह को इतना नीचा नहीं रखा जाएगा जिससे कि उसकी जो नालियां हैं या उसका जो जल निकास है वो वर्तमान समय में विद्यमान नगर पालिका के द्वारा नालियां, मलनालियां जल निकास से नीचे हो। अर्थात भवन की सतह को इस प्रकार रखा जाएगा कि उसका जो जल निकास होगा भवन का, जो वर्तमान समय में विद्यमान नाली है या जल निकास है, उन स्रोतों से मिल सके। भवन की सतह को अगर नीचे रख दिया गया तो फिर उससे निकास की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए भवन की सतह को ऐसा रखना है कि जो नगर पालिका के द्वारा जो जल निकासी की व्यवस्था की गई है उससे वह जुड़ सके और प्रॉपर तरीके से जल का निकास हो सके। तो यह धारा 193 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूं तीनों धाराएं आपको समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न है, धारा 194 के अधीन निम्न के लिए नगर पालिका को आवेदन करना होगा। ऑप्शन ए, नया भवन निर्मित करने। ऑप्शन बी, भवन में तात्विक परिवर्धन करने। ऑप्शन सी, कुआं बोरिंग बनाने। ऑप्शन डी, सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। धारा 194 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि अपना नया भवन बनाता है, भवन में तात्विक परिवर्धन करता है या भवन को पुनर्निर्माण कराता है, भवन का विस्तार करता है, कुआं बोरिंग बनाता है या उनका विस्तार करता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नगर पालिका के समक्ष आवेदन करना होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति को नए भवन निर्मित करने के लिए आवेदन में निम्न संलग्न करना होगा। ऑप्शन ए, हक के समर्थन में दस्तावेज। ऑप्शन बी, नक्शे कार्य का ब्यौरा। ऑप्शन सी, फीस की रसीद। ऑप्शन डी, सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अब जो व्यक्ति भवन निर्माण करने के लिए या फिर उसका परिवर्धन करने के लिए, कुआं बोरिंग इत्यादि के लिए जो आवेदन करेगा, वह व्यक्ति आवेदन के साथ हक के समर्थन में दस्तावेज, अर्थात वह व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक है, यह प्रूफ करने के लिए उसको डॉक्यूमेंट्स नगर पालिका के समक्ष आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे। और जो कार्य वह कराने जा रहा है उसका नक्शा भी आवेदन के साथ देना होगा और उस नक्शे में जो भी वह कार्य कराने जा रहा है उसका पूरा समस्त ब्यौरा उसमें होगा। और जब व्यक्ति ऐसी परमिशन लेता है तो उसकी एक शुल्क या फीस नगर पालिका के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उस फीस की रसीद को भी आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आवेदन में संलग्न नक्शे हस्ताक्षरित और प्रमाणित किसके द्वारा किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, नगर पालिका। ऑप्शन बी, नगर सुधार न्यास। ऑप्शन सी, मुख्य नगर नियोजक। ऑप्शन डी, रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद। ऑप्शन ई, रजिस्ट्रीकृत अभियंता। ऑप्शन एफ, सभी। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन एफ, सभी। तो आवेदन के साथ हम जो नक्शा संलग्न कर रहे हैं, या आप भी कभी जब नगर पालिका से अपने नए भवन के लिए नक्शा पास करवाएंगे तो उस समय जो नक्शा होगा वह आपको या तो नगर पालिका से हस्ताक्षरित और प्रमाणित करवाना होगा, या नगर सुधार न्यास से, या राज्य के मुख्य नगर नियोजक से, जयपुर विकास प्राधिकरण से, या फिर राज्य सरकार के द्वारा कुछ इंजीनियर और वास्तुविद को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, तो उस रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद या रजिस्ट्रीकृत अभियंता से भी आप अपने नक्शे को हस्ताक्षरित और प्रमाणित करवा सकते हैं। हस्ताक्षरित और प्रमाणित करने के बाद ही वह आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका आवेदन प्राप्ति के कितने समय के भीतर आवेदन विनिश्चित करेगी? ऑप्शन ए, 1 माह। ऑप्शन बी, 2 माह। ऑप्शन सी, 3 माह। ऑप्शन डी, 6 माह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 माह। अब इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करें तो इस प्रश्न में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई निर्माण कार्य करवाने वाला होता है तो वह उसके लिए नगर पालिका के समक्ष आवेदन करेगा, और जब नगर पालिका को जिस तारीख को आवेदन प्राप्त हो जाएगा उस तारीख से 2 माह के भीतर भीतर नगर पालिका यह भी निश्चित करेगी कि भवन के लिए
या उसके निर्माण के लिए जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसको मंजूरी दी जाए या नहीं। यदि नगरपालिका मंजूरी देती है और वह किसी प्रकार से नक्शे में बदलाव करना चाहती है या फिर कोई शर्तें या उपबंध बनाना चाहती है तो वह कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें तो वह नक्शे में बदलाव भी करवा सकती है। नगरपालिका के नक्शे में बदलाव करने के बाद वह आपको निर्माण करने की परमिशन दे देगी। यह हो सकता है आप भवन की अधिक मंजिलें बना रहे हैं तो नगरपालिका शर्त रख सकती है कि आप इतनी मंजिलें नहीं बनाइए, या फिर कोई अन्य प्रकार के शर्तों को साथ में मंजूरी दे सकती है। आगे इस धारा में यह भी बताया गया है कि जब आवेदन की तारीख के 2 माह के अंदर अंदर नगरपालिका को यह निश्चित करना होता है कि मंजूरी दे रही है या नहीं। यदि वह मंजूरी देने में या यह निश्चित करने में विफल रहती है कि आवेदन मंजूर है या नहीं, तो उसके बाद व्यक्ति या जो भवन का स्वामी है वह एक बार पुनः 1 माह का नोटिस देगा, और 1 माह के नोटिस देने के बाद भी यदि कोई विनिश्चय नगरपालिका द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदन को मंजूर मान लिया जाएगा और वह व्यक्ति और स्वामी अपने निर्माण कार्य प्रारंभ कर देगा। लेकिन इसमें एक शर्त यह रखी गई है कि जो भी रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद और अभियंता हैं जिन्होंने नक्शा पास किया है और भवन का स्वामी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे। अर्थात ऐसा नहीं कि अवैध रूप से किसी निर्माण कार्य को करना प्रारंभ कर दें, तो अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो यह धारा 194 के अंदर दिया गया है। अभी हम आगे धारा 194 से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि धारा 194 काफी बड़ी थी, तो हम प्रश्नों के साथ साथ ही उनको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, नगरपालिका किन भवनों के संबंध में मंजूरी देने से पूर्व क्षेत्रीय नगर नियोजक से सलाह प्राप्त करेगी? ऑप्शन ए 15 मीटर से ऊंचे भवन, ऑप्शन बी संस्थागत कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी तहखाने, ऑप्शन ई गैर आवासिक भवन, ऑप्शन एफ बहुमंजिला भवन, ऑप्शन जी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस पॉइंट में यह दिया गया है कि नगरपालिका निम्न में से किसी भी भवन के लिए यदि निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए आवेदन आता है तो आवेदन को मंजूर करने से पूर्व वह जो क्षेत्रीय नगर नियोजक होगा उससे एक बार सलाह जरूर लेगी, उसके बाद ही वह मंजूरी देगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा कि इस प्रकार के भवनों का निर्माण किसी भी प्रकार से लोक सुविधा में बाधा न पहुंचाए। अगला प्रश्न है, किसी भवन से संबंधित निम्न तथ्य के होने पर अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी? ऑप्शन ए 250 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल, ऑप्शन बी प्रथम तल एकल आवासिक इकाई, ऑप्शन सी भवन की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक ना हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमने अभी पिछली पॉइंट में पढ़ा था कि किसी भी भवन के निर्माण के लिए नगरपालिका के समक्ष आवेदन करना होगा, लेकिन इस पॉइंट में यह दिया गया है कि किसी भूमि जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर से कम है और उस भूमि पर भवन का निर्माण किया जा रहा है और भवन भी केवल प्रथम तल का आवासिक उद्देश्य से बनाया जा रहा है और ऐसे भवन की ऊंचाई छत सहित 10 मीटर से अधिक ना हो, तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट आप ये याद रखिए, यदि ऐसा भवन किसी हेरिटेज क्षेत्र में या नगरपालिका द्वारा घोषित किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आता है या शहरी परकोटे वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है तो यह नियम लागू नहीं होगा, उस स्थिति में व्यक्ति को परमिशन लेनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, धारा 194 के अधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी में निम्न की शक्ति होगी? ऑप्शन ए स्थल या भवन का निरीक्षण, ऑप्शन बी नाप जोख करने, ऑप्शन सी अतिक्रमण हटाने, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। इस पॉइंट में यह दिया गया है कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी जिस भूमि पर या भवन में निर्माण कार्य चल रहा है उसका स्थल या भवन का निरीक्षण कर सकते हैं और उस भूमि या भवन पर जहां निर्माण कार्य चल रहा है वहां वे यह भी चेक कर सकते हैं कि वह शर्तों के अधीन या जो मंजूरी जिस कार्य के लिए दी गई थी उसके अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं। वहां यदि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त अन्य कोई प्राधिकारी अतिक्रमण हटाने का कार्य भी करेगा या अतिक्रमण हटाने की भी शक्ति उनके पास होगी। तो इस पॉइंट में यही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 15 मीटर से ऊंचे भवन का उपयोग
बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के करने पर जुर्माना होगा? ऑप्शन ए 5,000 से 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 10,000 से 20,000 रुपये, ऑप्शन सी 20,000 से 40,000 रुपये, ऑप्शन डी 30,000 से 50,000 रुपये। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 30,000 से 50,000 रुपये। अब इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि कोई भी 15 मीटर से ऊंचा यदि भवन बनाया जाता है तो उसको उपयोग में लेने से पूर्व या अधिभोग करने से पूर्व जो वास्तुविद और अभियंता हैं उनसे सुरक्षा प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे भवन का निरीक्षण करेगा। वह देखेगा कि सभी भवन को नक्शे के अनुसार बनाया गया है, सभी नियमों का पालन हुआ है या नहीं, सुरक्षा मानकों की जांच करेगा। उसके बाद ही वह अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करेगा। और यदि कोई व्यक्ति बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के सीधे उस भवन का उपयोग करना प्रारंभ कर देता है तो दोष सिद्धि पर ऐसे व्यक्ति को 30,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, बिना आवेदन किए निर्माण कार्य करने पर दोष सिद्धि पर दंडित किया जाएगा। ऑप्शन ए 1 से 3 माह सादा कारावास, ऑप्शन बी 20,000 से 50,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन सी ए या बी या दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ए या बी या दोनों। अब इस पॉइंट को समझिए कि किसी व्यक्ति ने निर्माण कार्य करने से पूर्व नगर पालिका की परमिशन नहीं ली और निर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया तो ऐसी स्थिति में दोष सिद्धि पर उस व्यक्ति को मिनिमम 1 माह और अधिकतम 3 माह का सादा कारावास या फिर 20,000 रुपये मिनिमम और अधिकतम 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो या तो उसको सजा हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मंजूर योजना का उल्लंघन करते हुए निर्माण करने पर दोष सिद्धि पर दंडित किया जाएगा। ऑप्शन ए 15 से 45 दिन कारावास, ऑप्शन बी 10,000 से 20,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन सी ए या बी या दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ए या बी या दोनों। अब इस पॉइंट को आप समझिए। इस पॉइंट के अंदर यह बताया गया है कि कोई भी योजना मंजूर की गई है और कोई व्यक्ति उस योजना का उल्लंघन करते हुए कोई निर्माण कार्य कराता है तो ऐसी स्थिति पर व्यक्ति पर 15 से 45 दिन का कारावास और 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक पॉइंट और दिया गया है धारा में कि यदि किसी व्यक्ति ने निर्माण कार्य के लिए परमिशन ले ली है या फिर ऐसे भवन का निर्माण कर रहा है जिसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, जैसे हम पिछली धारा में पढ़ के आ चुके हैं, तो ऐसे भवन का निर्माण जिनके लिए परमिशन ले ली गई है लेकिन परमिशन के साथ नगर पालिका ने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों का वह उल्लंघन कर रहा है, अर्थात मंजूरी के साथ साथ जो नियम बताए गए हैं उन नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति पर 15 से 45 दिन का कारावास और 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न देखिए, किसी वास्तुविद या अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित व प्रमाणित नक्शा उपबंधों से असंगत हो तो वास्तुविद व अभियंता पर निम्न कार्यवाही होगी। ऑप्शन ए उन्हें काली सूची में रख दिया जाएगा, ऑप्शन बी रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा, ऑप्शन सी 1 से 2 माह का कारावास या 5,000 से 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी। अब इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। इस पॉइंट में यह दिया गया है कि जिन वास्तुविद और अभियंताओं से हम अपना नक्शा प्रमाणित करवा रहे थे, हस्ताक्षरित करा रहे थे, यदि उन्होंने किसी गलत लाभ के लिए उपबंधों से असंगत किसी नक्शे को पास कर दिया है, अर्थात हस्ताक्षर और प्रमाणित कर दिया है, और जब उसकी जांच होगी और वास्तुविद या अभियंता दोष सिद्ध पाए जाते हैं तो उस स्थिति में सबसे पहले उनको ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाएगा, काली सूची में रख दिया जाएगा और उनका रजिस्ट्रीकरण है वह भी रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसे वास्तुविद और अभियंता पर मिनिमम 1 माह और अधिकतम 2 माह तक का कारावास हो सकता है उन्हें, या फिर मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से उन्हें दंडित किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ सभी पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए मिथ्या दस्तावेजों को प्रस्तुत करना
और ऐसे कपट में शामिल व्यक्तियों या अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा। ऑप्शन ए नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन सी मुख्य नगर नियोजक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी। इस पॉइंट में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्माण कार्य करना चाहता है तो वह उसके लिए नगरपालिका के समक्ष आवेदन करता है, लेकिन आवेदन करते समय जो दस्तावेज उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं वे अगर झूठे हों तो ऐसे व्यक्तियों पर और यदि इसी प्रकार के कपट में नगरपालिका का कोई अधिकारी यदि शामिल है तो उस नगरपालिका अधिकारी पर भी कार्यवाही करने का अधिकार या उत्तरदायित्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा। अगला प्रश्न है, कोई प्राधिकारी आवेदन के विनिश्चय के लिए नियत कालावधि की जानबूझकर अपेक्षा करता है तो दो सिद्धि पर। ऑप्शन ए 1 माह का सदा कारावास, ऑप्शन बी 5,000 से 10,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन सी ए या बी या दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमने पिछले पॉइंटों में पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति जब आवेदन करता है नगरपालिका के समक्ष तो नगरपालिका को 2 महीने के भीतर भीतर विनिश्चय करना पड़ता है कि वह मंजूरी दे रहा है या नहीं। यदि 2 माह तक विनिश्चय करने में नगरपालिका असफल रहती है तो व्यक्ति पुनः 1 माह का नोटिस देता है और उसमें भी नगरपालिका विनिश्चय नहीं करती है तो फिर उस आवेदन को मंजूर मान लिया जाएगा और व्यक्ति निर्माण कार्य शुरू कर देगा। यदि कोई नगरपालिका का प्राधिकारी आवेदन के विनिश्चय के लिए जो नियत कालावधि है जो 2 माह और बाद में 1 माह और यदि इसकी वह उपेक्षा करता है, उपेक्षा करने से होगा क्या कि जो व्यक्ति निर्माण कार्य कराना चाह रहा है उसको स्वतः ही मंजूरी मिल जाएगी। तो ऐसा कोई अधिकारी जानबूझकर ऐसा करता है तो 2 सिद्धि पर उसे 1 माह और 1 माह का कारावास या मिनिमम 5,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो यह इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा। धारा 194 यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। लगभग जितने भी प्रश्न बन रहे थे हमने उन सभी प्रश्नों को यहाँ MCQ के माध्यम से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 195 के तहत भवन निर्माता संगम को निम्न दस्तावेज सौंपेगा। ऑप्शन ए भवन निर्माण योजना की प्रति, ऑप्शन बी भवन में स्थापित उपस्करों की वारंटी दस्तावेज की प्रति, ऑप्शन सी भवन में स्थापित जल प्रदाय के डिजाइन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। धारा 195 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि निवासियों के संगम के द्वारा कॉम्प्लेक्स का रखरखाव करने के बारे में प्रावधान है। इस धारा में यह बताया गया है कि जो भवन का निर्माता है या विकास करता है या जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जितनी भी यूनिट्स या इकाइयां हैं उनके जो स्वामी होंगे उनका उत्तरदायित्व होगा कि वे एक संगम अर्थात एसोसिएशन का निर्माण करें जो कि उस कॉम्प्लेक्स के रखरखाव का कार्य करेगी। और जो भवन निर्माता है वह ऐसे संगम को भवन या कॉम्प्लेक्स से संबंधित जो योजना है उनके नक्शे इत्यादि हैं उन सभी को सौंपेगी और उस कॉम्प्लेक्स में जितने भी उपस्कर यूज किए जा रहे हैं जैसे लिफ्ट है, जनरेटर है, मोटर है इत्यादि की जो वारंटी दस्तावेज हैं उन सब की प्रति भी भवनकर्ता इस संगम को सौंपेगा। और भवन के जल निकास, मल निकास इत्यादि के जो डिजाइन हैं उनके नक्शे भी भवन निर्माता द्वारा संगम अर्थात एसोसिएशन को सौंपे जाएंगे। तो यह धारा 195 के अंदर दिया गया है और इन सभी उत्तरदायित्वों की पूर्ति के बाद ही नगरपालिका उस भवन को पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करेगी। तो यह सभी धारा 195 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना, यह प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 195, धारा 196, धारा 197 और धारा 198। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 196। धारा 196 के अंदर अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के बारे में प्रावधान है। इस धारा में यह दिया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या अभिकरण यदि किसी निर्माण कार्य को प्रारंभ करता है तो ऐसी स्थिति में वह निर्माण कार्य जहां और जिस भूमि पर किया जा रहा है वहां 4 बाई 4 फुट के किसी बोर्ड पर उस भवन से संबंधित सभी जानकारियों को लिखेगा। उन भवन से संबंधित क्या क्या जानकारियां लिखी जाएंगी तो उसमें यह बताया जाएगा कि
जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह किस व्यक्ति के द्वारा या किस अभिकरण के द्वारा किया जा रहा है, उसका नाम, टेलीफोन नंबर और एड्रेस इत्यादि लिखा जाएगा। और वह भूमि किस व्यक्ति की है उसके स्वामी का नाम, पता इत्यादि बोर्ड पर लिखा जाएगा। और आगे अगर हम बात करें तो इस बोर्ड पर इस प्रकार की जानकारी भी हो सकती है कि उस भवन को बनाने के लिए जो आवेदन नगर पालिका के समक्ष किया गया तो मंजूरी प्राप्त करने के लिए वहां से एक अनुज्ञा क्रमांक प्राप्त होता है, तो वह अनुज्ञा क्रमांक भी उस बोर्ड पर लिखा जा सकता है। और क्या कार्य किया जाना है उस कार्य को बताया जाएगा, उसकी लागत भी बताई जा सकती है और उसका क्षेत्रफल कितना है, उस भूमि का कितने मंजिला इमारत बननी है। और आगे हम बात करें तो कब कार्य प्रारंभ होने वाला है और कब कार्य समाप्त होगा, इस संबंध में जानकारियां बोर्ड पर लिखी जा सकती हैं और इसका प्रावधान धारा 196 के अंदर है। और आगे इस धारा में दूसरा पॉइंट यह भी दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि इस धारा का उपयोग आपने बहुत अधिक जगह नहीं देखा होगा, लेकिन जहां जहां सरकारी कार्य चलते हैं वहां आपने जरूर देखा होगा कि जो निर्माण स्थल होता है वहां पर या तो किसी बोर्ड पर या दीवार पर पेंट कर कर लिख दिया जाता है कि क्या क्या काम होना है, उसकी लागत क्या है, कितने मंजिला भवन बनेगा और कार्य कब प्रारंभ होगा और कार्य कब समाप्त होगा। ये सभी जानकारियां सरकारी कार्यों के संबंध में आपने जरूर देखी होंगी। अगला प्रश्न है, मरम्मत के दौरान होर्डिंग लगाने का प्रावधान है। धारा 196, धारा 197, धारा 198, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 197, ऑप्शन बी। इस धारा की बात करें तो धारा 197 के अंदर मरम्मत के दौरान होर्डिंग लगाने के बारे में बताया गया है। इस धारा का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि कोई मरम्मत का कार्य करवाता है अपने भवन में और उस मरम्मत के कार्य से जो भी मलबा है या निर्माण सामग्री है उससे कोई मार्ग अवरुद्ध होता है या किसी मार्ग में रुकावट या बाधा आती है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सबसे पहले तो नगर पालिका से परमिशन लेगा इसके संबंध में। उसके बाद जब परमिशन ले ली जाएगी उसके बाद वह व्यक्ति जो मार्ग अवरुद्ध हुआ है उस मार्ग के चारों तरफ घेराबंदी करेगा या बाड़बंदी करेगा या बैरिकेड लगाएगा, जिससे आने वाले लोगों को पता लग सके कि यहाँ सामग्री इत्यादि रखी हुई है, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। और रात्रि में उस स्थान पर प्रकाश की उचित व्यवस्था कराएगा, जिससे आने जाने वाले सभी लोगों को वह चीज साफ साफ दिख सके। और यदि इस चीज का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति तो उस पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान धारा 197 के अंदर दिए गए हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 198 के अधीन नगर पालिका सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेगी। यहाँ आप रखरखाव और ऐड कर लीजिएगा। धारा 198 के अधीन नगर पालिका सुख सुविधाओं का रखरखाव का उत्तरदायित्व लेगी जब ऑप्शन ए सुख सुविधाओं की योजना के सुसंगत अभिलेख नगर पालिका को प्रस्तुत करने पर, ऑप्शन बी नगर पालिका का यह समाधान हो जाए कि सुख सुविधाएं विधि के उपबंध के अनुसार निर्मित हैं, ऑप्शन सी आवश्यक कमी प्रभारों के संदाय करने पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। धारा 198 की यदि हम बात करें तो इसके अंदर नगर पालिका के सुख सुविधाओं के रखरखाव के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। इस धारा के अंदर बताया गया है कि किसी नगर पालिका क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति या अभिकरण के द्वारा कोई कॉलोनी या स्कीम बनाई जाती है और उस कॉलोनी के अंदर सुख सुविधाएं दी जाती हैं, तो उन सुख सुविधाओं के रखरखाव के लिए नगर पालिका के उत्तरदायित्व के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सुख सुविधाओं शब्द से अर्थ क्या है। तो सुख सुविधा का अर्थ यह है कि किसी प्रकार की सड़क, पुल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, उद्यान और जल निकासी इत्यादि की व्यवस्था। तो किसी कॉलोनी के अंदर इस प्रकार की सुख सुविधाएं किसी व्यक्ति या अभिकरण के द्वारा दी गई हैं। अब वह व्यक्ति या अभिकरण चाहता है कि उस सुख सुविधाओं का रखरखाव नगर पालिका करे, तो नगर पालिका किन स्थिति में उसका रखरखाव का उत्तरदायित्व लेगी वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली है कि जब कोई अभिकरण या व्यक्ति सुख सुविधाओं की योजना का सुसंगत अभिलेख नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा।
अर्थात उन सुख सुविधाओं से संबंधित जो भी अभिलेख होंगे, उनके नक्शे इत्यादि हैं, उनके संबंध में जो विवरण है, वह सभी जब नगर पालिका को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे तब। और दूसरा है कि यह समाधान हो जाए कि सुख सुविधाएं विधि के उपबंध के अनुसार निर्मित हैं, अर्थात जो सुख सुविधाओं का निर्माण किया गया है अभिकरण या व्यक्ति के द्वारा, तो नगर पालिका यह चेक करेगी, परीक्षण करेगी कि वह सुख सुविधाएं विधि के उपबंधों के अनुसार बनी है कि नहीं, किसी प्रकार से अवैध रूप से तो नहीं बनाई गई हैं। यदि वो वैध रूप से बनाई गई हैं और उससे संबंधित अभिलेख हैं, वह भी नगर पालिका को दे दिए जाएं। और तीसरा है कि जब नगर पालिका उन सुख सुविधाओं का निरीक्षण करती है और उन सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी होती है, तो नगर पालिका उस अभिकरण या व्यक्ति से जिसने इनका निर्माण किया है उससे यह अपेक्षा करेगी कि या तो वह उस कमी को दूर करे या फिर वह कमी प्रभारों का अर्थात किसी शुल्क की वसूली नगर पालिका करेगी और उस शुल्क का उपयोग वह उस कमी को दूर करने में करेगी। तो ऐसे कमी प्रभारों का संदाय करने पर जब नगर पालिका को उस शुल्क दे दिया जाएगा, उसके बाद नगर पालिका उस सुख सुविधा के रखरखाव का उत्तरदायित्व ले लेगी। धारा 198 के अंदर यह बताया गया है। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है और इस अध्याय की एमसीक्यू का अंतिम प्रश्न है, धारा 199 के अधीन विकसित कॉलोनियों को नगर पालिका द्वारा ग्रहण किया जाएगा जब ऑप्शन ए उस कॉलोनी की योजना अग्रिम रूप से अनुमोदित हो, ऑप्शन बी कॉलोनी का विधियों और नियमों के अनुसार होना, ऑप्शन सी धारा 198 के तहत सुख सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी गई हों, ऑप्शन डी कमी प्रभारों का संदाय कर दिया गया हो, ऑप्शन ई सुसंगत अभिलेखों को प्रस्तुत कर दिया गया हो, ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी। अब हम धारा 199 की बात करें तो इसके अंदर बताया गया है कि किसी अभिकरण के द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों को नगर पालिका ग्रहण कर सकती है या वे नगर पालिका को सौंपी जा सकती हैं। इस धारा के अंदर हम बात करें तो इस धारा के अंदर यह प्रावधान है कि नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या अभिकरण के द्वारा कोई कॉलोनी विकसित की जाती है तो उस कॉलोनी को नगर पालिका को सौंपने या नगर पालिका के द्वारा उस कॉलोनी को ग्रहण करने के लिए किन किन तथ्यों की आवश्यकता होगी वह देख लेते हैं। तो जब किसी कॉलोनी को नगर पालिका ग्रहण करे या नगर पालिका को सौंपी जाए तो उससे पूर्व नगर पालिका यह चेक करेगी कि वह कॉलोनी की योजना अग्रिम रूप से अनुमोदित हो, अर्थात जब वह कॉलोनी बनाई जा रही थी तो उसके लिए आवेदन नगर पालिका में किया गया था या नहीं और मंजूरी मिली थी कि नहीं। तो सबसे पहले नगर पालिका यही चेक करेगी कि वह जो कॉलोनी विकसित की गई है अवैध रूप से तो नहीं बनाई गई, उसके लिए अग्रिम रूप से अनुमोदित होनी चाहिए, अर्थात जो आवेदन किया गया था उसके लिए मंजूरी मिल गई हो। अगला पॉइंट नगर पालिका यह देखेगी कि वह कॉलोनी है जो विकसित की गई है वह विधि और नियम के अनुसार है या नहीं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट यह है कि धारा 198 के तहत सुख सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी गई हों, अर्थात जो कॉलोनी नगर पालिका द्वारा ग्रहण की जा रही है उसकी जो सुख सुविधाएं हैं उनके रखरखाव का उत्तरदायित्व धारा 198 के तहत पहले ही नगर पालिका को सौंप दिया गया हो और आवश्यक कमी प्रभारों का संदाय कर दिया गया हो। जैसे हमने धारा 198 में देखा था कि सुख सुविधाओं के संबंध में नगर पालिका परीक्षण करती है और कमी पाए जाने पर आवश्यक कमी प्रभारों का संदाय करवाती है। उसी प्रकार जब कोई कॉलोनी ग्रहण करी जाएगी नगर पालिका के द्वारा तो नगर पालिका उसके संबंध में भी परीक्षण करेगी और कोई कमी पाई जाती है तो उस अभिकरण या व्यक्ति से कमी प्रभारों का संदाय करवाएगी और जब कमी प्रभारों का संदाय कर दिया जाएगा तो उसके बाद वह उसको ग्रहण कर सकती है। और एक आवश्यक पॉइंट यह भी है कि सुसंगत अभिलेख भी नगर पालिका को प्रस्तुत कर दिए गए हों, अर्थात उस कॉलोनी से संबंधित योजना संबंधी दस्तावेज, उसके नक्शे से संबंधित दस्तावेज सभी नगर पालिका को दे दिए जाएं, उसके बाद ही नगर पालिका उस कॉलोनी को ग्रहण करेगी। तो यह धारा 199 के अंदर दिया गया है। यह हमारा अध्याय 11 की अंतिम एमसीक्यू क्लास थी जो आज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी धाराएं पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।